हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर अखिलेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म। आज जैसा कि आप जान रहे हैं जन्माष्टमी का दिन है, बहुत बच्चे व्रत वगैरह भी होंगे, तो आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो और आप हस्त स्वस्थ एवं मस्त रहें और आपकी पढ़ाई इस चैनल से बेहतरीन तरीके से चले। आपको आज जो मैं प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है 1.2 परमेय संख्याओं से रिलेटेड सभी सवाल हैं। सभी को मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके। और ये प्रश्नावली जो है, इससे एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में अवश्य बनेंगे 3 से 5 नंबर में। तो बिना देरी के शुरू करेंगे, प्रश्नावली के सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देख लें आप एक बार। क्वेश्चन में है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो वहां से आपको पता भी चलेगा कि सबसे पहले अपरिमेय संख्या आपको जाननी है कि है क्या। संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं आप पढ़े होंगे इस चैप्टर 1 में, वास्तविक संख्याओं पर डिस्कस हो रहा है। तो वास्तविक संख्याएं कुल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? वास्तविक संख्या ये जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको कोई फार्मूला बता दीजिएगा, उस फार्मूला को रख के कैलकुलेट कर देंगे और आपका अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपको करना क्या है कि आप ये नहीं क्लियर बता पाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप उसको अगर परमेय मान के जूम करिए। अब देखिए, वास्तविक संख्या के 2 ही बच्चे हैं, एक परमेय है और एक अपरमेय। अगर कोई चीज को हम परमेय मानकर चल रहे हैं और वो ये साबित हो जाए कि वो परमेय नहीं है, तो एक ही बचता है, अर्थात वो अपरमेय। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी पिता के 2 बच्चे हों, एक का नाम राम हो, एक का नाम श्याम हो। अगर हम कहें कि सिद्ध कीजिए श्याम है और आपने उसे राम एज्यूम कर लिया और ये सिद्ध किया कि ये राम नहीं है, ये साबित हो जाए कि ये बच्चा राम नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो क्या बन जाएगा? श्याम बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जब भी आपको अपरमेय सिद्ध करना हो तो हमेशा आप परमेय ही उसे मानेंगे। मतलब कि आप मान के सवाल लगाते हैं, सभी टीचर भी लगाते हैं, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं चलता कि हम परमेय मान ही क्यों रहे हैं। ठीक है, ये देखिए वास्तविक संख्या के 2 ही प्रकार हैं। अगर आप परमेय मान के चलेंगे और ये बात गलत हो जाएगी कि नहीं नहीं ये परमेय नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? बचा एक ही, तो परमेय सिद्ध हो जाएगा। क्लियर? इसका अर्थ है कि हम जब परमेय मान के चलेंगे वो कैंसिल होकर अपरमेय होगा, तो इसे कहेंगे, इस फार्मूले को कहा जाता है विरोधाभास। क्या कहा जाता है? विरोधाभास कहा जाता है। तो विरोधाभास प्रक्रिया को अपना करके हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को अपरमेय सिद्ध करते हैं। क्लियर है? अब मैं इसी को लेके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ूंगा आपके। माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपको जैसा मैंने समझाया, 2 ही बच्चे हैं, एक परमेय और एक अपरमेय। परमेय मानेंगे और इस बात को विरोधाभास से ये सिद्ध कर देंगे कि वो क्या है? अपरमेय है। विरोधाभास के विषय में आप समझ गए होंगे कि अपनी बातों को ही क्या करना है? गलत साबित करना है, ताकि वो अपरमेय सिद्ध हो जाए। विरोधाभास को अंग्रेजी में कॉन्ट्राडिक्ट कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट फार्मूले के तहत आप उसे कर सकते हैं। तो विरोधाभास कोई कहे या कॉन्ट्राडिक्ट कहे, दोनों एक ही बातें हैं, मतलब एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। क्लियर है? आइए, तो हमने सबसे पहले विरोधाभास को प्रकट करने के लिए सबसे पहले मान लिया है कि माना √5 एक क्या है? परमेय संख्या है। क्लियर है? इसके बाद आप कहेंगे कि जब भी किसी चीज को परमेय संख्या माना जाता है तो वो सदैव ही क्या हो जाता है? p/q के इक्वल हो जाता है। तो चूंकि √5 एक परमेय संख्या है, इसलिए √5 को आप p/q लिख सकते हैं और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर है? इसके बाद आपको क्या लिखना है कि यहाँ P और Q
एक पूर्णांक है तथा ये सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य है। इतनी बातें आपको लॉजिकली लिखनी है। अर्थात HCF कितना है? 1 है। क्लियर रहेगा ये बात? आपको इतनी बातें याद रखनी है। जब भी आप समीकरण 1 बनाएंगे तो ये बातें इन सवालों के लिए कहेंगे, चाहे वो √5 पूछा गया हो, चाहे 3 पूछा गया हो, चाहे 7 पूछा गया हो, चाहे 11 पूछा गया हो, कुछ भी पूछा गया हो। तो इतना करने के बाद आप ये लाइन जरूर लिखेंगे। ये समझ लीजिए एक कंडीशन के टाइप आपको इसको याद रखना है कि P और Q पूर्णांक है तथा ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि अर्थात HCF 1 है। अब HCF का भी मतलब मैं बता देता हूं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो सदैव किससे कट रही हैं? 1 से कट रही हैं। और ये बात यहाँ से आपको सेव करनी है कि चाहे वो P हो चाहे वो Q हो, दोनों किससे भाग लगाया जा रहा है? 1 से। और भाग लगाने पर वो पूरा क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, P और Q पूर्णांक है तथा P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य की मीनिंग है कि वो केवल किससे कट रहा है? केवल 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। बच्चों में इस बात पे इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं कि यहीं से आपका आंसर निकल के आएगा। अब सोचिए, मैं कह रहा हूं सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब आपको दिमाग में सेव रखना है कि वो सहअभाज्य संख्याएं केवल 1 से ही कटती हैं और किसी से कटती नहीं है। इसी कारण P और Q किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। और वो इसके बराबर है तो ये भी 1 से कटेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये बात गलत हो जाए कि वो सहअभाज्य नहीं है, अर्थात उसका HCF 1 नहीं है, कोई अदर है, तो आप ये कह पाएंगे कि जो हम मान रहे हैं वो बात मेरी क्या है? गलत है। और इसी बात को विरोधाभास कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाता है अपनी बात को, और वापस से संख्याएं क्या हो जाती हैं? परमेय से अप्रमेय साबित हो जाती हैं। अब देखिए प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से लगेगा। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए रूट जब भी रहता है तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दूसरी लाइन अब बनती है कि आपको करणी को, रूट को हटा देना है। रूट हटता कैसे है? किसी संख्या को स्क्वायर कर दीजिए तो करणी हटता है। जैसे देखिए कि अगर कहीं आप √3 का स्क्वायर कर देंगे तो √3 × √3 होके ये √9 होगा जिसका वर्गमूल 3 हो गया। तो देखिए करणी हट गई कि नहीं हट गई? इसका मतलब अगर मैं √7 का स्क्वायर कर दूं तो डायरेक्ट आप 7 लिख पाएंगे। अगर मैं √11 का स्क्वायर कर दूं तो आप 11 लिख पाएंगे। अगर मैं √5 का स्क्वायर कर दूंगा तो आप 5 कर पाएंगे। इस कारण से आपको रूट हटाना है और आप उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। इसलिए आपकी जो दूसरी लाइन बनेगी वो दोनों पक्षों का, क्योंकि गणित का नियम है कि आप जो काम इस पक्ष में करेंगे वही काम उस पक्ष के लिए करेंगे, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो लिखिए इस बात को कि दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग माने समझ रहे हैं ना? स्क्वायर। वर्ग करने पर तो आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आप देखिए √5 का स्क्वायर आ जाएगा और इधर से P/Q का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? स्क्वायर करने से आपको ये 5 बन जाएगा, जैसा कि आपको मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद इधर से P²/Q² आ जाएगा। ठीक है? अब आपको करना क्या है? यहाँ एक छोटा सा काम करना है कि Q को 5 के घर और 5 को Q के घर भेज देना है। मतलब Q और 5 का अदला बदली कर देना है। इस प्रक्रिया को पक्षांतर कहा जाता है। ठीक है? क्लियर? तो आइए आप यहाँ पर क्या करेंगे? Q² को 5 के जगह पर भेजेंगे और जहां Q² था वहां 5 को लाके रखेंगे और इसे आप अपना समीकरण नंबर 2 कहेंगे। समीकरण 2 से आपको क्या मिल रहा है? आपको समीकरण 2 ये बता रहा है कि यहाँ P² की जो वैल्यू है 5 से विभाजित है। तो इस बात को आप लिखिए, यहाँ P², यहाँ ना लिखें, आप ऐसे लिखें, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? देखें, P² 5 से
क्या है, विभाज्य है, जैसा कि आपको दिख रहा है विभाज्य है। अब मैं एक बात और लिखूंगा, अगर किसी चीज का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो तो वो बिना स्क्वायर के, जैसे आप देखिए कि 5 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर 25 होता है। अगर किसी अभाज्य संख्या से कटेगा, अभाज्य संख्या एक है 5, आप इसे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं। तो इसका स्क्वायर हटा लीजिए आप, तो मिलेगा ये 5, वो भी कट जाएगा 5 से। यानी किसी का अगर स्क्वायर करने पर जो मान आ रहा है वो अभाज्य संख्या से कट जाए, तो वो अभाज्य संख्या बिना स्क्वायर के भी उससे कट जाती है, अर्थात उसका वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से कट जाता है। ऐसे आप 3 का देख लें, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। आप इसको किससे 9 को काट पाएंगे, अभाज्य संख्या 3 से काट पाएंगे। 3 3 का 9, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। अब बिना स्क्वायर के, या बिना स्क्वायर मतलब ये 3 है, या फिर आप समझे कि 9 का वर्गमूल 3 है। अब इसको भी इसी अभाज्य संख्या से काटिए, तो देखिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया ना। इसका मतलब ये लॉजिक है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड कर दिया जाए, देखिए 5 भी अभाज्य संख्या था और 3 भी अभाज्य संख्या है, यही 25 25 से भी कटता, लेकिन 25 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो अगर 25 25 से तो कट जाता, लेकिन इस 5 को आप 5 को काटने जाते 25 से तो कटता नहीं, मतलब कटता लेकिन पूरा पूरा नहीं कटता। ऐसे ही 9 से ये कट जाता, लेकिन 9 भाज्य संख्या, 3 को काटने जाते तो नहीं काट पाते। अगर 3 में आप 9 से भाग लगाते तो पूरा पूरा नहीं कैंसिल होता, पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता। इसका मतलब आपको याद रखना है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या, मैं बार बार बता रहा हूँ, टीचर बताते नहीं है, अभाज्य संख्या कहते नहीं, उनको जानकारी बच्चों को रहती नहीं। हर संख्या के आप याद कर लेंगे कि किसी का स्क्वायर कट रहा है तो बिना स्क्वायर के भी वो कटेगा, अर्थात उसका वर्गमूल भी कटेगा। ये गलत है। आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको ये याद रखना है कि किसी का स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से कटेगा तो ही वो उसका वर्गमूल किसी अभाज्य संख्या से कटेगा, मतलब उसी अभाज्य संख्या से कटेगा, ऐसा याद रखना है। ये नहीं याद रखना है कि किसी भी संख्या से कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है, आप इस बात को याद रखें। मैं बात को अपनी ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, ज्यादा बात को आपको उलझाऊंगा नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पी स्क्वायर अभाज्य संख्या 5 से कट रहा है, तो इसका बिना स्क्वायर भी वो 5 से ही कट जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी किससे विभाज्य होगा, पी भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। और इस बात को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है, इस लाइन को एकदम सजा करके रखना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम हॉल में, बिल्कुल आपको वैसे ही करके आना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसे आप लिख के आएंगे स्थिति नंबर, स्थिति फर्स्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, स्थिति फर्स्ट कहेंगे। क्लियर रहेगा। इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप अगर आपका आदेश हो तो मैं कुछ यहाँ ही लगा दूं। क्लियर है, यहीं लगा देता हूं मैं, आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ही सवाल को देख लें। चले, ये आप स्थिति 1 तक समझ चुके होंगे। अब इसी लाइन को आपको पकड़ के आगे बढ़ना है। देखिए आपने कहा कि P भी 5 से विभाज्य है, तो P में 5 का भाग लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने कहा ना कि P भी 5 से, इस 2-4 लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आगे बढ़ूं, P भी 5 से विभाज्य है, तो आप आइए P को भी 5 से क्या करिए, विभाज्य करिए। P भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब P को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 5 से। क्लियर है। और जब किसी संख्या को आप विभाजित करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 10 में 2 का भाग लगाया, तो आपका कोई ना कोई उत्तर आ जाएगा 5। एक पूर्णांक आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 14 में 7 का भाग लगा दूं तो 2 आ जाएगा। एक पूर्णांक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक, पूर्णांक आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर P में 5 से भाग लगा रहा हूँ तो कोई ना कोई गिनती आएगी, कोई आंसर आएगा, कोई पूर्णांक आएगा कि नहीं। उस पूर्णांक का पता है नहीं, मैं उसे क्या मान सकता हूँ, यम। क्या लिख सकता हूँ, यम। तो मैं यहाँ लिख दूं यम, और आप यहाँ ब्रैकेट में बता दीजिए एग्जामिनर को कि यहाँ यम क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। क्लियर रहेगी बात। देखिए बच्चों, मैं आपको कोई भी लाइन रटाऊंगा नहीं, एक एक लाइन जैसे जैसे आ रही है, कोई आपको रटना नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन ऑटोमेटिक आएगी। इसमें ये सवाल केवल बड़ा है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, एकदम नॉर्मली आप समझिए। आपका पूरा ये एक्सरसाइज में यूं ही बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस प्रश्नावली से कोई भी आपका
कटने वाला नहीं है क्वेश्चन, ना कोई आपका आंसर छूटने वाला है। आप मेरे पुराने वीडियो को पीछे जो पढ़े हैं उसको भी देख सकते हैं, उससे आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो आइए P/5 इज इक्वल टू m। अब यहाँ से आपको करना क्या होता है, आप यहाँ से P का मान निकाल लीजिए। देखिए P का गुणा करेंगे P बन जा P, क्योंकि एक में किसी का भी गुणा करें तो ये जैसे 5 करने 5, 6 करने 6, 7 करने 7, तो ऐसे P करने में कितना हो जाएगा P, और इस 5 का m में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5m। इसे आप अपना अगला समीकरण कह लीजिए। मान लीजिए इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं, क्योंकि 2 तक बन चुका है, समीकरण 3 है। अब देखिए P का मान आपके पास है कि नहीं, P का मान है ना, बिल्कुल आपके पास P का मान है 5m। क्लियर है, इस 5m को आप उठाकर इसी समीकरण 2 में रख दीजिए, यहाँ से Q का मान आप निकाल लीजिए, क्लियर रहेगा। आइए देखिए, तो आप कहेंगे समीकरण कै का 3 का मान, समीकरण 3 का मान कहाँ पर, समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है। अब आइए रखिए, आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हैं समीकरण 2 आपका क्या है, क्यू स्क्वायर है। क्लियर है। इसके बाद आपके पास P स्क्वायर अपॉन P का मान आपका 5m है, तो आप यहाँ 5m रख दें और साथ ही साथ उसका क्या लगा दें, स्क्वायर लगा। देखिए P का मान 5m है, P के स्थान पे 5m आ गया और स्क्वायर लगना बाकी है, ये आपने लगा दिया स्क्वायर। नीचे कितना है 5 है, तो इसे आप 5 कर दें और ये आपने समीकरण 3 का मान उठा के 2 में रख दिया है। इसको हल कर लें। आप देखिए क्यू स्क्वायर बराबर आपको मिल रहा है 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर और 5 का 5। क्लियर है। अब यहाँ सवाल थोड़ा आप को यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि जगह की शॉर्टेज हो गई है, तो 5 से आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं। आइए, अगर इस 5 से इसको काटा जाए, 5 1 5 और 5 बचे 25 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 5m स्क्वायर बराबर क्या है, क्यू स्क्वायर है। अगर आपको मैं m स्क्वायर का मान निकलवा दूं तो आप कहेंगे कि सर जी क्यू स्क्वायर अपॉन 5 होगा। क्लियर रहेगा। और ये आपका एक अलग से इक्वेशन बन जाता है। इस इक्वेशन को भी आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 4 आप बोल दीजिए। आप यहाँ से अब देखें, आपको क्या करना है, यहाँ देखना है। आप थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएं, इस साइड आप देख लें। आपने समीकरण 4 बना लिया है कि m स्क्वायर की वैल्यू आ गई है क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये कहाँ से है, समीकरण 4 से। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पहले स्टेप में क्या करना था कि क्यू स्क्वायर का मान निकाल लिया आपने, P स्क्वायर को 5 से विभाजित दिखा दिया। फिर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी लॉजिक को, P भी 5 से विभाज्य है तो P को 5 से विभाजित करके आपने m मान लिया, P का मान निकाल के लाके इस समीकरण 2 में रख दिया और वहां से m का मान निकाल लिया। तो जब भी P आप इस लाइन को पाएं तो P को विभाजित करके आप P का मान निकालें, उस P का मान वापस से इसी में रखेंगे समीकरण 2 में, तो वहां से आपको करना क्या है, m का मान निकाल लेना है। क्लियर है। तो 2 काम करने हैं, एक बार P को विभाजित दिखाना है, P विभाजित हो जाए तो m मान के P का मान निकाल के 2 में रखना है और रखने के बाद m निकाल लेना है। तो m निकालने से आपको दिखने लगेगा कि क्यू स्क्वायर एक अभाज्य संख्या 5 से विभाज्य है। तो फिर से हम यही दोनों लॉजिक को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आइए लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 5 से क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब इस दोनों लाइनों को आप देखें ध्यान से, और इस लाइन को आप कहेंगे स्थिति नंबर 2। इस लाइन को आप जरूर से जरूर याद रखिए, इसे क्या कहा जाएगा, स्थिति नंबर 2 कहा जाएगा। क्लियर। इसे कहेंगे आप स्थिति नंबर 2। मैं यहां लिख देता हूं स्थिति 2। इस बात को आप याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे इस बात को।
क्लियर। अब दोनों स्थितियों को आप देखिए, यहां आपको मिल रहा है कि P 5 से विभाज्य है। इस बात को देखिए कि ये जो P था अभी केवल आपका 1 से कट रहा था, अब किससे कटने लगा, 5 से। और स्थिति 2 को देखिए, Q भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब ये Q जो 1 से ही विभाज्य था अब किससे कटने लगा है, 5 से। इसका मतलब पहले जो हमारी संख्याएं P और Q थी वो केवल किससे कट रही थी, 5 से कट रही थी। अब दोनों स्थितियां आपको स्पष्ट कर रही हैं, स्थिति 1 और स्थिति 2, कि ये दोनों किससे कट रही हैं, 5 से कट रही हैं। तो आपने जो एज्यूम किया है बात को वो गलत हो गया है। एज्यूमिंग के अनुसार जो आपने माना है उस अनुसार 1 से कटनी चाहिए, लेकिन अब स्थितियां क्या बता रही कि वो 5 से कट रहा है। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत कर लिया है। इसी बात को बच्चों कहते हैं विरोधाभास प्रक्रिया, और आपने विरोधाभास प्रक्रिया को अपना करके अपनी ही बातें गलत कर दी हैं। अर्थात ये संख्या जो आपने परमेय मानी थी वो परमेय नहीं रह गई है, अर्थात जब परमेय नहीं रह गई तो वो क्या है, अपरमेय है। इसी को कहते हैं विरोधाभास प्रक्रिया, और आपका √5 सिद्ध हो जाता है कि अपरमेय है। अब इसी स्थितियों को उठा के आप कंक्लूजन में लिख दीजिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? आइए लिखता हूं मैं। लिखिए कि चूंकि स्थिति 1, स्थिति 1 व स्थिति 2 से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना गलत है। देखिए अपनी बातें आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए हैं, आप अपनी ही बातों को क्या कर दिए हैं, गलत कर दिए। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, और आप इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम। इतना कर देंगे बच्चों तो आपका किसी भी तरीके से एक भी नंबर कटना नहीं है। देखिए मैंने कोई भी लाइन आपको रटाई नहीं है, आपको अपनी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करनी है। दो ही काम है, या तो परमेय होगा या तो अपरमेय होगा। आप परमेय मान के चलेंगे बातें गलत हो जाएंगी, अपरमेय हो जाएगा, ये बात आपको सेव करनी है। तो आपने √5 को पहले लाइन आई आपकी कि परमेय मानना पड़ेगा, तो आपने परमेय माना। परमेय का मतलब होता है कि वो P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो √5 को P/Q के रूप में लिखा इक्वेशन। ये बात आपको याद रखनी है, लिखना है, और यहाँ से आपको ये समझना है कि वो सहभाज्य अर्थात P और Q केवल किससे कटते हैं, 1 से कटते हैं। क्लियर? फिर आप इसके स्क्वायर को इसलिए कर रहे हैं कि रूट हट जाए, आपने स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, Q स्क्वायर का मान निकाला, P² 5 आ गया। ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया कि स्क्वायर अगर किसी अभाज्य संख्या से कटेगा तो उसका वर्गमूल भी उसी अभाज्य संख्या से कट जाता है। तो P² 5 से डिवाइड दिख रहा है आपको, इसलिए इसका स्क्वायर हटा दें, यानी P भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर है? इसके बाद इसी लाइन को आप उठा के यहाँ कंक्लूजन बनाएंगे। P 5 से विभाजित है तो P को 5 से विभाजित करिए, कोई संख्या आएगी, कोई इंटीजर आएगा, कोई पूर्णांक आएगा, तो P/5 = m। यहाँ आपने m को पूर्णांक माना है, फिर आपने P का मान निकाल लिया, आ गया। अब इसी P के मान को लाके 2 में रख देंगे, तो समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे Q, और वहां से m का मान निकाल लेंगे। m का मान निकलते ही आपको मिल जाएगा कि Q² भी 5 से भी है। वही कंक्लूजन जो यहाँ काम कर रहा था वही यहाँ काम करने लगेगा कि यहाँ Q² भी उसी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो बिना स्क्वायर के भी वो कटेगी। तो अभी तक यही P और Q किससे कट रहे थे, 1 से कट रहे थे, और अब किससे कटने लगे, 5 से। इसलिए आपकी बातें क्या हो जाती हैं, असत्य हो जाती हैं। तो ये स्थिति 1 थी और स्थिति 2, इन्हीं को आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए, और कुछ करना नहीं है कि स्थिति 1 और 2 से स्पष्ट है कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। इसीलिए √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, और इस तरीके से आपका सवाल सिद्ध हो जाता है। ये बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है। 3 से 5 नंबर आपके लिए बनेंगे। आप 1-2 बार इसको वीडियो को बैक करके देख लें, आगे पीछे करके देख लें, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें अपनी कॉपी पे, मेरे साथ नोट बनाते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। यकीन मानिए कि इतना बेहतरीन तरीके से कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा आपको। आप किसी भी चैनल पे जाके सर्च करके आप देखें, इतने अच्छे से ढंग से प्रोसेस में कहीं आपको मिलेगा नहीं, और कुछ लाइनें तो हवा में आ जाएंगी, आप जान ही नहीं पाएंगे। क्लियर रहेगा? ओके रहेगा ना? चलिए ठीक है, अब मैं सवाल को आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट सवाल को कराऊंगा। चलें, आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अपनी एक्सरसाइज का दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आपने कंक्लूजन सीख लिया है कि जैसे ही आपको अपरिमेय सिद्ध करना होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस संख्या को अपरिमेय मान लेते हैं। तो आप वहीं से सवाल को पुनः से प्रारंभ करेंगे और आपका काम चालू हो जाएगा। आप देखें, सबसे पहले लिखें कि माना 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर रहेगा। और जैसे ही आपने इसे परिमेय माना, आप ये लिख सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 = P/Q, और इसे आप कहेंगे समीकरण नंबर 1। कंक्लूजन भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ हमेशा ये बात आपको लिखनी है, P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है जहां Q is not 0। क्लियर रहेगा, इतना आपको हमेशा लिख देना है। ठीक है, अब आप देखिए ऐसे सवालों को किया कैसे जाता है। देखिए 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब समझ लीजिए कि जब भी किसी को बटे 1 कर दें तो ये P बन गया और ये Q बन गया। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो ये देखिए पूरा पूर्णांक है। क्लियर है। तो ये सब बातें, और उसका डिनोमिनेटर यानी हर का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये सभी बातें क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ये तीनों कंडीशन आपको क्या कि दोनों संख्याएं पूर्णांक हो, नीचे हर वाला मान कभी शून्य ना हो, तथा उसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसे परिमेय कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 क्या है, परिमेय संख्या, और 2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे जब संख्याओं को मिक्स करके आपको दे दिया जाए कि परिमेय अपरिमेय सब उसमें उपस्थित रहें, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना ये है कि जो उसमें से अपरिमेय संख्या, रूट वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, वो क्या है, अपरिमेय है। तो उस संख्या को रोक करके बाकी सभी संख्याओं को दूसरे साइड में पक्षांतर कर दिया जाता है। क्लियर है, दूसरा स्टेप आपका ही बनता है। तो आप यहाँ पर अपरिमेय आपके लिए कौन है, केवल और केवल √5 ही आपका क्या है, अपरिमेय है। तो इसे आप इस लाइन में रोक लेंगे, बाकी सबको P/Q के पक्ष में पहुंचा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए करिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2√5 को यहीं रोकेंगे, और P/Q ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप कहेंगे समीकरण कैसे, समीकरण 1 से, 1 को सॉल्व किया जा रहा है। तो 2√5 को रोकेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 3 को उधर ले जाएंगे। तो देखिए इधर से ये रुका हुआ है, पक्षांतर हो रहा है 3 का P/Q की तरफ। तो ये आपको पक्षांतर का तरीका पता होगा कि जो चीजें प्लस है वो उधर जाके मैंने सब कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, गुणे का भाग बन जाता है, भाग वाली बातें गुणे में तब्दील हो जाती हैं। तो 2√5 का मान आ गया P/Q - 3/1। अगर आप √5 को निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको 2 का देख रहे हैं इधर गुणा माना जाएगा। 2√5 का मतलब है कि 2 × √5, तो 2 का गुणा माना जाएगा। तो 2 उधर पहुंचाएं तो P/Q माइनस में 3/1, इतना तो पहले से है, 2 का आप उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस समीकरण 2 को देखें, समीकरण 1 बना था, इसे कहेंगे समीकरण 2। अब आपको समीकरण 2 में दिख रहा है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर देखिए P और Q एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो इधर परिमेय संख्या है। इसका मतलब इधर अपरिमेय है और उधर परिमेय है। तो आप लिखेंगे कि समीकरण 2 से स्पष्ट है। क्या लिखेंगे, समीकरण कैसे 2 से अस्पष्ट है। क्या बात अस्पष्ट है, उसको भी आप लिखें कि अस्पष्ट है अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है, बराबर आ रहा है परिमेय संख्या के। क्लियर है। और इसे आप एक कंडीशन का नाम दे दें, एक स्थिति बना दें, जिसे कहेंगे स्थिति 1। क्या कहेंगे, स्थिति 1। और आप इस कंक्लूजन को लिखें कि यहाँ स्थिति 1 से यहाँ
स्थिति एक से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कभी भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो स्थिति एक आपको क्या बता रहा है कि स्थिति एक से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हमारी कल्पना क्या है? कल्पना गलत है। तो आपकी कल्पना है क्या? आपकी कल्पना है कि ये चीज परमेय संख्या है, यानी 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो अब आपकी कल्पना ही गलत हो गई है, इसलिए आप अपनी सही कल्पना को लिखें कि सही बात क्या है। आपकी बातें क्या है? गलत हैं। तो संख्या वो परमेय नहीं है, इसका मतलब संख्या क्या है? अपरमेय है। यहीं पर लिख दूं कि हाँ, यहीं पर लिख दूं। इस हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? इस प्रकार से एक बार और आपने अपने कंक्लूजन को सिद्ध कर दिया है। इति सिद्धम ऐसे आपको लिखना है, इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, डेंजर भी लग रहा होगा कि अरे बाप बड़ी खतरनाक सवाल है ये, लेकिन कुछ भी खतरनाक नहीं है। जब आपने एक बार सिद्ध कर लिया है कि √5 अपरिमेय है, तो बस कोई भी ये सवाल बदल के भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, जैसे किसी सवाल में अपरिमेय संख्या दिखे उसको आप रोक लीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर दीजिए। सब उस साइड के क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे, और पूरे पूर्णांक के मान को आप परमेय कह सकते हैं। तो इधर की बातें परमेय हो जाएंगी और उधर क्या हो जाएगा? अपरमेय हो जाएगा। और आप इस लाइन को प्राप्त कर पाएंगे कि समीकरण से स्पष्ट है कि अपरमेय संख्या बराबर किसके है? परमेय संख्या के। किंतु ऐसा संभव नहीं है। उसे स्थिति बना लीजिएगा और लिखिएगा स्थिति एक से स्पष्ट है कि ऐसा संभव ही नहीं है। अतः आपकी कल्पना क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। फिर से विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, और आपका क्वेश्चन जो आपको चाहिए था वो मिल गया कि हमारी बातें गलत हैं। तो 3 + 2√5 परमेय नहीं है, अर्थात वो क्या है? अपरमेय है। और वो लाइन आपको मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे। इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। क्लियर है? बेस्ट। मैं आगे चलूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें बात को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या मेरे साथ नोट बना रहे होंगे, तो और भी अच्छा है, कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लें। पहला है कि 1/√2 क्या दिख रहा है आपको? 1/√2। ठीक है, और सबको क्या सिद्ध करना है? परमेय संख्या है। तो आपको इतना तो पहली लाइन आपको आ गई होगी, तुरंत पहले उसको क्या मानना पड़ेगा? परमेय। तो आइए मैं मानता हूं कि माना 1/√2 एक क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। क्लियर रहेगा? अब जब परमेय संख्या आपने मान लिया तो तुरंत ही परमेय संख्या को किसके बराबर लिख सकते हैं? P/Q के बराबर। तो 1/√2 = P/Q, इसे समीकरण 1 कहते हैं। अतः आप ऐसे कर सकते हैं। अतः 1/√2 = P/Q। क्लियर है? लॉजिक भी मैंने आपको सिखा रखा है, उस लॉजिक को लिखिए कि यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, तथा Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ये बच्चों कुछ मैं विशेष नहीं कर रहा हूँ, जिन बच्चों को आप 10 में आ गए होंगे तो पक्का पता होगा कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्याओं के जो गुण हैं उन्हीं को लिखा जा रहा है, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं हो सकता, यानी हर का मान 0 नहीं होता। वही लॉजिक आपको कुछ लिख देने हैं, साभाज्य भी लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक है, कुछ भी बातें जो परमेय संख्या से आपने सीखी हैं उस लॉजिक को बस लिखना होता है, यही उसका मतलब है। क्लियर है? आगे बढ़ें। आप देखिए अब आपको अपरमेय इसमें कौन मिल रहा है? √2 अपरमेय मिल रहा है। इसका मतलब आपको √2 बचा लेना है, बाकी सबको पक्षांतर कर देना है। तो आप देखिए अगर मैं इस चीज को घुमा दूं, यानी √2/1 कर दूं, तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये √2 मिल जाएगा इस पक्ष में कि नहीं। और घुमाने को आप कहते हैं गणित की भाषा में व्युत्क्रम। तो मेरी लाइन बन रही है किस समीकरण 1 का क्या करने पर? व्युत्क्रम करने पर। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं ना
तो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप देखिए। अब मैं लिखूंगा, मैं क्यों कर रहा हूँ व्युत्क्रम, वो आप समझ गए ना, कि अगर इसको मैं उल्टा करूंगा तो √2/1 होगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा √2। इसीलिए मैं इसको व्युत्क्रम, मतलब कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसका एक लॉजिक है, और वह जैसे मैं सोच रहा हूँ, थिंक कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में, अपने टीचर के सामने, अपने किसी भी पेपर में ऐसे ही सोचना है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे कि समीकरण 1 का क्या करने पर व्युत्क्रम करने पर, आइए व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम करेंगे तो आपको मिलेगा ये √2/1 इज इक्वल टू Q/P, क्योंकि जब आप इसको व्युत्क्रम करेंगे तो गणित का लॉजिक क्या कहता है, जो काम इस पक्ष में होगा वही काम उस पक्ष में होगा। क्लियर है? तो अगर आप इसको घुमा रहे हैं, उठा के पलट दे रहे हैं, तो वो भी पलट जाएगा, यानी इसे आप PQ नहीं देख सकते, फिर वापस से इसको उल्टा लिखेंगे Q/P। क्लियर है? अब आपको देखिए क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि √2 इज इक्वल टू Q/P। आप इसे कहें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से आप देखिए, आपको क्लियर है कि नहीं। समीकरण 2 में ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि Q और P दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो उधर परिमेय है और इधर अपरिमेय है। तो आप लिखें समीकरण कैसे 2 से स्पष्ट है कि, क्या बात स्पष्ट हो रही है, आप उसे देखें। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है, बराबर आ रही परिमेय संख्या के। क्लियर है? और इसे आप अपनी स्थिति बना लेंगे, ऐसे हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखाएंगे कि स्थिति नंबर क्या है, स्थिति फर्स्ट है। आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पे, मैं फिर कहता हूँ, कहीं भी आपको इतने बेस्ट तरीके से लिख के बताया नहीं गया होगा कि आप सवाल को ऐसे कर पाए, और ऐसे करने पर एग्जामिनर के पास कहीं जगह नहीं होगा कि आपकी कॉपी पे पेन रख दे उस सवाल के बीच में। ऐसे ही हर सवाल को आपको मैं समझाऊंगा। उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें हमारे चैनल से। क्लियर है? आप लिखें यहाँ पर कि यहाँ स्थिति 1 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। आप देख रहे हैं स्थिति 1 आपको क्या समझा रही है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है। तो आपने क्या सीखा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर अपरिमेय रहे और उधर परिमेय रहे। परिमेय बराबर होते हैं, अपरिमेय बराबर होते हैं। तो लॉजिक की बात है, मैं मेरे साथ ही बराबर होऊंगा। क्लियर है? 1 किलो चीनी 1 किलो चीनी के बराबर होगी, 2 किलो चीनी 2 किलो, दाल ठीक है, ऐसे बराबर होते हैं ना। इसका नाम है ए अपरिमेय, एक अलग चीज है, परिमेय अलग चीज है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये बात आप लिख रहे हैं कि स्थिति 1 से क्लियर है, स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है, कल्पना गलत है। देखिए फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, गलत है। क्या गलत है? कि आपने कल्पना किया है कि वो परिमेय है, तो गलत है। तो परिमेय नहीं है तो क्या है? तो फिर उसे अपरिमेय कहा जाएगा। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे आप लिख दें इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने फिर से सवाल को अपने सिद्ध कर लिया है। तो इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन पूरा होता है। हूबहू जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करके चले आना है। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जामिनर आपकी कॉपी पे कहीं पेन नहीं रख सकेगा, ये मेरा वादा है। ये चैनल आपको 100 में 100% की गारंटी देता है हर सब्जेक्ट के लिए, खासकर मैथ के लिए तो और भी आप 100 में 100 ला सकते हैं यहाँ से पढ़ के। बहुत बच्चे, अभी तो हम लोग नए हैं चैनल पे, लेकिन मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे हम लोगों के द्वारा 100 में 100 ला के प्रेजेंट कर चुके हैं। मैं कभी मौका मिला तो उस चैनल से शो भी करूंगा आपको रिजल्ट को। लेकिन फिलहाल आप अपना पढ़िए, पहले समझें, जाने, आपको बेस्ट लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो क्लियर है? आपने मेरे साथ नोट बना लिया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा। इस आशय के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। चले
आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर क्या पे आ गया हूँ 2 पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे के दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो फिर भी आपको अपरमेय ही सिद्ध करना है, तो आप पहले परमेय माने। माना 7√5 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्लियर है? जैसे ही आपने परमेय माना तुरंत उसे क्या कर सकते हैं, p/q। अतः 7√5 को आप बराबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? इसे कहेंगे समीकरण नंबर 1। लिखेंगे यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, जहां q इज नॉट 0। क्लियर रहेगा? सही है? बिल्कुल सही। अब आगे बढ़िए। आपको फिर से दिख रहा है इस सवाल में केवल √5 ही अपरमेय है, उसे आप रोक लें, बाकी सबको पक्षांतर कर दें। यही मैंने आपको सिखा रखा है, यही लॉजिक से आपको सवाल को लगाना है। समीकरण कैसे? समीकरण 1 से। 1 में क्या आपको दिख रहा है? आपको समीकरण 1 में दिख रहा है कि 7√5 इज इक्वल टू p/q। अगर आप √5 को रोकेंगे तो आपको पता है कि p/q इधर है, 7 का गुणा माना जाएगा। जैसे अभी बताया 2√5 मतलब 2√5 है, गुणे में 7√5 आया है तो 7√5 है, तो 7 का √5 में क्या माना जाएगा, गुणा। अब हम 7 को उस पक्ष में ले जा रहे हैं तो गुणा है तो उस पक्ष में जाके क्या हो जाएगा, भाग करेगा वो, और इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप फिर से कंक्लूजन को लिखिए। समीकरण 2 से क्या है, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट दिख रहा है कि अपरमेय संख्या किसके बराबर हो गई है, परमेय संख्या के। अपरमेय संख्या इज इक्वल टू परमेय संख्या। क्लियर है? एकदम क्लियर है। और इस बात को आप कहेंगे स्थिति फर्स्ट। क्या कहेंगे? स्थिति फर्स्ट। क्लियर है? देखिए √5 एक अपरमेय संख्या आप जान ही रहे हैं, और p, q और 7 सभी कुछ क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं। तो पूरा ओवरऑल ये चीज क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और पूर्णांक को जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। ठीक है? क्लियर है? इसीलिए मैं हमेशा इधर को अपरमेय संख्या लिखता हूँ और इस पूर्णांक के भाग को क्या लिखता हूँ, परमेय संख्या। ठीक है? तो आपका बनता है अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, और उसे मैं स्थिति बना लेता हूँ। अब स्थिति के अनुसार ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि दाल बराबर चीनी नहीं हो सकती। क्लियर? हम दाल बराबर दाल या चीनी बराबर चीनी कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो आपका वही लॉजिक यहाँ लग रहा है, इसलिए आपकी बातें क्या हो गई, गलत हो गई। ऐसा संभव ही नहीं। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या। स्थिति नंबर 1, तो आप स्थिति 1 से क्या कह सकते हैं कि स्थिति 1 से, स्थिति यहाँ लिख दें, यहाँ स्थिति 1 से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। मैं कोई भी लैंग्वेज आपको बच्चों मैथ के लिए रटाऊंगा नहीं, लाइन टू लाइन आपको समझाऊंगा। ये इस चैनल का वादा है, ये आपके टीचर अखिलेश कुमार सिंह जो मैथ के टीचर है उनका वादा है आपसे। क्लियर रहेगा? आप देखिए यहाँ स्थिति 1 से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। आपकी स्थिति दिख रही है आपको, एक अपरमेय और परमेय। आपने यही सीखा ना कि ये बराबर हो ही नहीं सकते, दाल बराबर दाल के होगा, चीनी बराबर चीनी, दाल और चीनी बराबर नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से ये अपरमेय है और वो परमेय है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? वही बातें आप लॉजिक के अनुसार लिख रहे हैं। यहाँ स्थिति 1 से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है, कल्पना गलत है। तो आपकी कल्पना क्या है, परमेय संख्या ना, तो वो बात गलत हो गई। इसलिए आप क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है। आप इसे लिख दें इति सिद्धम। सब बातें लिख के आनी है आपको, कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। आशा है मुझे कि आपको सारे सवाल बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ नोट बनाते रहें। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा सेशन में। अगर सेशन में मज़ा आ रहा है कमेंट कर दें, लाइक भी कर दें। क्लियर है? अगर हम लोग कुछ कहेंगे नहीं तो आप कुछ करेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, गुरुदक्षिणा के रूप में आप उतना करते रहें। मैं आगे बढ़ूंगा। आपने आशा है कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लियर है? आइए देखिए, अगला सवाल जो आपका है वो क्या है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो आपको फिर वही लॉजिक, आप कुछ बताऊंगा नहीं मैं, आप सीख गए होंगे, स्वतः ही कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाते पढ़ाते आपने सीख लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। तीसरा पार्ट आपके सामने सॉल्व होने जा रहा है, आप उसे भी देखें, आपको अच्छा लगे सेशन, यही मेरी आशा है। प्रभु से विनती है, आज की कृष्ण जन्माष्टमी है, उस सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उसकी। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये चैनल और मेरा आपका आशीर्वाद है आपके लिए। आइए, तो सबसे पहले इस बात को माने कि ये परिमेय है। तो माना 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः आप 6 + √2 को बराबर लिख सकते हैं P/Q। इसे कहेंगे समीकरण 1, और यहाँ लिख देंगे, यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, जहाँ Q नॉट 0, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है? फिर आपने क्या सीखा कि आपको अपरिमेय √2 ही दिख रहा है, उसे रोक लें, बाकी सबको पक्षांतर कर दें। तो आप आइए अगले चरण में चले। समीकरण कैसे? समीकरण 1 से। एक क्या कह रहा है आपका? एक है 6 + √2 = P/Q। √2 को आप रोक लीजिए, बाकी आप क्या करें, P/Q की तरफ इस 6 को ले जाइए, तो 6 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये आपके पास आएगा। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर रहेगा? समीकरण 2 को देख लें। अब क्या आप लिख सकते हैं, इधर आपका अपरिमेय आ रहा है, उधर और मैं देखिए, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो पूरा ओवर, अभी मैंने आपको समझाया था ना, पूरे ओवरऑल पूर्णांक की वैल्यू को क्या कहा जा सकता है? परिमेय संख्या कहा जा सकता है। क्या कहते ही हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या है? से स्पष्ट है कि क्या बात स्पष्ट हो रही है, उस बात को भी लिखें। स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है? बराबर आ रही है परिमेय संख्या के, ठीक है। और जैसे ही ये बात आपको मिल जाएगी, आप उसे क्या बनाएंगे? हाईलाइट कर देंगे और अपनी स्थिति को बताएंगे कि यह है स्थिति फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करें कि यहाँ स्थिति एक से क्या है? से स्पष्ट है कि ऐसा संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, ऐसा क्यों है? हमारी कल्पना ही क्या है? गलत है। ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हमारी कल्पना क्या है? कल्पना गलत है। अब गलत है तो मतलब 6 + √2
प्रमेय आपने माना था यही कल्पना है आपकी, तो वो बात क्या है, गलत है, यानी वो प्रमेय नहीं है। फिर क्या है, अप्रमेय है। क्लियर रहेगा। तो आप इस बात को लिखें कि यहाँ स्थिति एक से स्पष्ट है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कभी भी अप्रमेय संख्या प्रमेय के बराबर हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो हमारी कल्पना ही क्या हो गई, गलत। अतः आप लिख पाएंगे कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए इसे सिद्ध कर दिया है। इति सिद्धम। इस प्रकार से आपने पूरा सवाल मेरे साथ सेशन में अच्छे से सीख लिया होगा। इस प्रश्नावली जो है 1.2 उसके सभी क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हों, आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थोड़ा बहुत एरर होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके एक दो बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपी पेन पे लेकर कॉपी पर, तो आपको मेरी गारंटी है कि 100% आपको वीडियो से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और बच्चों को भी बताएं और अपने सहपाठियों को, रिलेटिव, रिश्तेदारों को इत्यादि सभी लोगों को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करके बताएं, समझाएं उनको। और चैनल से हमारे जुड़े, आपको एकदम आशा और विश्वास रखें कि 100% आपकी तैयारी कराई जाएगी। इन्हीं बातों के साथ जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो, सब कुछ अच्छा रहे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय